नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे 28 अगस्त 28 अगस्त 2025 का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले एक दो बिंदुओं पर मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा। डेली हम लोग अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि हम जो अपने मुख्य सब्जेक्ट हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो सिलेबस दिया गया उसके हिसाब से, चाहे सीजी व्यापम हो, सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप सबको ये ध्यान होना चाहिए कि आप एक समय में एक ही विषय पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप करेंट अफेयर जो न्यूज़ एनालिसिस है उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी करते हैं तो एक ही समय में अलग अलग विषयों का मल्टीपल रिवीजन, या आप पहली बार पढ़ेंगे तो भी आपका यहाँ से हर सब्जेक्ट की तैयारी पूरी होती है। इसीलिए आज मैं पिछले वीडियो से कुछ अलग करने का प्रयास किया हूँ और मुझे पूरी आशा है कि ये इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज का न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, 41 की मौत, इनमें 36 वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालु। तो ये बारिश का कहर है, चूंकि अभी मानसून या बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है। इस पूरे न्यूज एनालिसिस में एक चीज है कि उत्तर में 12 वर्ष की सर्वाधिक वर्षा इस वर्ष देखी गई है। पहले तीन महीनों में, मतलब अभी जो जून जुलाई अगस्त में सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है। यह 125 वर्ष में केवल 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं जब इस न्यूज को पढ़ रहा था तो मेरे लिए एक सामने एक शब्द आया, मानसून ब्रेक। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू के बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से मानसून ब्रेक क्या होता है, ठीक है। कि निम्नलिखित कथनों में से मानसून ब्रेक के संबंध में कौन सा कथन सही है। दूसरा, सीजीपीएससी मेंस में आपका पेपर 5 में सिलेबस है भारत का भूगोल, पेपर 5 में इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसमें ये 2 अंक में पूछा जा सकता है या नहीं, आप मुझे बताइए। 2 अंक 4 अंक में। जब इस तरह से आप न्यूज को बारीकी से पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब आप मानसून ब्रेक को ढूंढने निकलेंगे, किताबों में ढूंढते रहेंगे, लेकिन आपको डेली का जो न्यूज है, अखबार है, वो आपको ऐसे ऐसे शब्दावली दे रहा है और उसी समय मैं इसको डिफाइन करके आपको समझा करके आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए और सीजीपीएससी का जो इंडियन ज्योग्राफी हिस्सा है उसके लिए मैं आपको तैयारी करवा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शब्द आया मानसून ब्रेक, ठीक है। ये मानसून ब्रेक होता क्या है, अब यहीं पे थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आखिर मानसून ब्रेक होता क्या है। तो मानसून ब्रेक दक्षिणी पश्चिम मानसून के दौरान, कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, यही तो मानसून है ना जिसके द्वारा भारत में वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान एक संक्षिप्त शुष्क अवधि होती है। ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्दावली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। संक्षिप्त शुष्क अवधि होती है। शुष्क मतलब अवधि, मतलब उस समय नमी नहीं होती है, अर्थात नमी नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान एक संक्षिप्त शुष्क अवधि होती है जिसमें कुछ दिनों से लेकर के हफ्तों तक बारिश नहीं होती है। हफ्तों तक क्या नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। इसे ही मानसून ब्रेक कहा जाता है। यह घटना कब होती है, यह घटना जुलाई और अगस्त के दौरान सामान्य है, सामान्य परिघटना है। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि ये असामान्य घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सामान्य घटना है जिसके कारण देश के कुछ हिस्सों में वर्षा व्यवहारिक रूप से बंद हो जाती है। देश के कुछ हिस्सों में वर्षा जो है, वर्षा व्यवहारिक रूप से क्या हो जाती है, रुक जाती है, व्यवहारिक रूप से रुक जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे ही क्या कहा जाता है, और केवल हिमालयी बेल्ट और दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप के बाहर ही इसकी वर्षा होती है। हिमालय बेल्ट देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के बारे में जो हमने अभी पढ़ा वो हिमालय बेल्ट का तो हिस्सा है, तो इधर वर्षा होती है, जबकि छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में वर्षा में क्या होता है, थोड़ा सा रुकावट आती है। इसे ही मानसून ब्रेक कहा जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब एमसीक्यू बेस्ड इसमें अभी तक जितना बताया गया, इसमें से यदि कोई भी कथन देकर के आपको स्टेटमेंट बना के देगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है, आखिर ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, इसको भी हमको जानना आवश्यक है, क्यों होता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि जो मानसून की द्रोणिका होती है, मानसून की क्या होती है, द्रोणिका। अभी द्रोणिका क्या है, तो मानसून की द्रोणिका अर्थात जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है, जहां पे निम्न दाब का क्षेत्र होगा, लो प्रेशर रीजन होगा, वहीं बारिश होगी। तो ये मानसून द्रोणिका कमजोर पड़ जाती है, ये भी स्टेटमेंट है।
इसका मानसून ब्रेक का कारण मानसून द्रोणिका का कमजोर होना है, ऐसा भी दिया जा सकता है। और भारत से दूर खिसक जाती है, भारत से दूर खिसक जाती है, किधर? उत्तर की ओर, सुदूर उत्तर की ओर, अर्थात हिमालयी बेल्ट में। समझ में आ रहा है? हिमालयी बेल्ट की ओर खिसक जाती है। इसलिए उत्तर भारत में तो अच्छी वर्षा होती है, लेकिन शेष भारत में वर्षा में उस समय क्या आती है? रुकावट आती है। समझ में आया? ठीक है। पश्चिम और पूर्व से आने वाली उच्च दाब प्रणालियां मौसम पर हावी हो जाती हैं, इसलिए मानसून ब्रेक होता है। और इसी मानसून ब्रेक के दौरान जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में, हिमाचल उत्तराखंड में तेज बारिश होती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी बारिश हो रही है कि उससे आपदा बहुत ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझाना था। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। देखिए, इधर भी बारिश न केवल उत्तर भारत में बल्कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भी हो रही है। आपको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो वर्षा होती है औसतन, वो बस्तर के नारायणपुर के अबूझमाड़ रीजन में होती है। तो बस्तर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेल पटरियां भी बह गई हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है। अब इस न्यूज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इस न्यूज में एक नदी का नाम उल्लेख हुआ है, डंकनी नदी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं कुछ नया इनिशिएट करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ये नया इनिशिएटिव ही ये है कि इसमें जो शब्दावली या जो चर्चित तथ्य, जैसे इसमें डंकनी नदी आया, उसके ऊपर हमने मानसून ब्रेक पढ़ा, तो इनसे संबंधित यदि ये हमारे सीजीपीएससी व्यापम से सिलेबस से संबंधित है, तो इसका हम एनालिसिस यहीं पे करेंगे, ताकि आपको दोबारा पुस्तक खोल के रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। और मैंने एक बात और बताई है कि आप जब पुस्तक से पढ़ते हैं तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब इस तरह की वीडियो एनालिसिस का हिस्सा बनते हैं तो एक समय में बहुत सारे विषयों का आप हिस्सा बनते हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ा, अब हम सीधे आ जाते हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पे। समझ में आ रहा है? तो ये एक नया पहल है, मुझे लगता है कि ये पहल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए डंकनी नदी का उल्लेख हुआ है। ठीक, अब हम पढ़ लेते हैं डंकनी। देखिए यहाँ पे, और क्या कारण है? तो इंद्रावती के बढ़े जलस्तर के कारण संखनी डंकनी नदी का पानी बह ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डंकनी और संखनी नदी का उद्गम कहाँ है, ये कहाँ पे विसर्जित होती है। ठीक है, डंकनी और संखनी नदी का उद्गम देखते हैं, ये कहाँ प्रवाहित होती हैं और कहाँ पे इसका विसर्जन होता है। ठीक है, हम यहीं से रिवीजन कर लेते हैं। तो डंकनी नदी का उद्गम होता है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से। कहाँ से? डांगरी डोंगरी की पहाड़ी से, दंतेवाड़ा में स्थित है ये। ठीक है, और इसका विसर्जन होता है, कहाँ होता है इसका विसर्जन? इंद्रावती नदी में, जो बस छत्तीसगढ़ के दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, इंद्रावती में विसर्जित होती है। और इसकी सहायक नदी कौन है? संखनी इसकी सहायक नदी है। डंकनी नदी की सहायक नदी कौन है? संखनी। अब प्रश्न उठता है, तो संखनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो संखनी नदी का उद्गम होता है बैलाडीला की जो पहाड़ी है उसके नंदीराज चोटी से होता है। ठीक है, नंदीराज की चोटी से इसका उद्गम होता है। और इस डंकनी और संखनी नदी का संगम कहाँ बनता है जी? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के समीप। ठीक है, कहाँ बनता है? दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के समीप। हो गया आपका सारे रिवीजन। आपको डंकनी नदी के लिए दोबारा सीजी ज्योग्राफी पुस्तक खोलने की भी आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, आपका सारा रिवीजन मैं यही करा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही, हम लगातार कवर कर ही रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं। तो जापान के दौरे से अब वो आगे बढ़ के दक्षिण कोरिया पहुंच गए हैं। ठीक है, और दक्षिण कोरिया में की राजधानी है सियोल। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ कहाँ दौरा किया? तो जापान के ओसाका आपको याद रखना है, जापान का ओसाका शहर आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल याद रखना है। तो सियोल में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से की भेंट। और यहाँ ये पूरा न्यूज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण कोरिया के प्रवास के दौरान हमारे मुख्यमंत्री ने सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन, क्या है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से मुलाकात की। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटीसीए है वो आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल के क्षेत्र की 60 से अधिक कंपनियों का बड़ा नेटवर्क है। और इस बड़े नेटवर्क को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से इस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की गई। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? यदि पूछा जाए, ये देखिए आपके सिलेबस का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, ये अभी तक निबंध में पूछा नहीं गया है और मुझे पूरा उम्मीद है ये कभी पूछा जा सकता है निबंध में, क्योंकि हमारे सीजीपीएससी मेंस में के जो निबंध का ट्रेंड रहा है, वो जो सरकार का इनिशिएटिव होता है, चाहे वो योजनाएं हो या नीतियां हो, उसके पर निबंध जरूर पूछती हैं। तो इस नीति में ही बात की गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है B2B, बिजनेस टू बिजनेस साझेदारी,
ये देखिए कितने प्रकार की साझेदारियां होती हैं। B2C होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2G होती है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B होती है, बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे उन्होंने बिजनेस टू बिजनेस साझेदारी में रुचि दिखाई है। ये सब इन्वेस्टमेंट मॉडल होते हैं। इस पर कभी जब इकोनॉमी की क्लासेस शुरू करेंगे उस पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में निवेशक अनुकूल नीति है, और निवेशक अनुकूल नीति किसके तहत आई है? छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत आई है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में IIT और एम्स जैसे संस्थानों की उपस्थिति में राज्य में विश्व स्तरीय प्रतिभा उपलब्ध कराई है। तो हमारे यहाँ कुशल क्या है? कुशल कार्यबल भी है, कुशल वर्कफोर्स भी है, और आपके लिए निवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान भी है। तो आपको आकर के निवेश करना चाहिए। ये नई औद्योगिक नीति का ही तो प्रभाव है। तो विशेषता प्रभाव इस तरह से कोई बात की जाए, पूछी जाए यदि एग्जाम्स के निबंध में, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आप एग्जाम्पल के रूप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। यहाँ पे 2-3 अभ्यारण्य की बात की गई है। न्यूज क्या है? उदंती सीता नदी बसाने असम से 6 वन भैंसे लाए हैं। 4 साल से बाड़े में रखे पालतू हो गए। अब यहाँ पे हमको ये पता है कि छत्तीसगढ़ में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे हैं। उदंती सीता नदी, मतलब ये दोनों अभ्यारण्य तो अलग अलग हैं। उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व के नाम पे दोनों एक हो जाते हैं। ये अलग है, ये अलग है। और एक पामेड़ अभ्यारण्य है ना। इन सबको हमारे जो राज्य का राजकीय पशु है क्या है? जंगली वन भैंसा। जंगली वन भैंसा, इसके संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो इन्हीं सब का न्यूज में आज न्यूज में इनका नाम आया है। देखिए एक नाम आया होगा बार नवापारा का। इनको कहाँ पे रखा गया था? देखिए लिखा है ना, बार नवापारा में रखा गया था। तो हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट कि उदंती अभ्यारण्य के बारे में, सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में, और बार नवा अभ्यारण्य के बारे में। आपको किसी भी प्रकार से या मेंस में पूछा जाए या MCQ बेस्ड एग्जाम में पूछा जाए, प्री या व्यापक एग्जाम्स में, तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है। आपको पता है कि जो सीता नदी अभ्यारण्य है, सीता नदी अभ्यारण्य वो प्रदेश का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। क्या प्रदेश का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यदि आपको पता है तो बोलते जाइए। कब हुई थी? 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और यह प्रदेश का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है? प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य। देखिए सबसे प्राचीन है, स्थापना 1974 में हुई थी। दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में किसकी अधिकता है जी? साल वनों की अधिकता है। ठीक है। और इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ से सीता नदी प्रवाहित होती है। ठीक है। इसी अभ्यारण्य के समीप सोंढूर जलाशय भी स्थित है कि नहीं? ठीक है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। कब? प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था 2006 में। और टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया कब? 2009 में। आगे पढ़ते हैं उदंती अभ्यारण्य। तो उदंती अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। और यह कौन से जिले में स्थित है? ये गरियाबंद में है। जबकि सीता नदी कौन से जिले में था? धमतरी जिले में था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सीता नदी धमतरी में है और उदंती कहाँ है? गरियाबंद जिले में। ठीक है। पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य के साथ इसको बनाया गया था। किस लिए? वन भैंस, बताया ना ऊपर, पामेड़ और भैरमगढ़ वन भैंसे के संरक्षण के उद्देश्य से इनको बनाया गया था अभ्यारण्य। ठीक है। यहाँ सर्वाधिक वन भैंसा ही पाया जाता है और उदंती नदी प्रवाहित होती है, जिसके नाम पर उदंती अभ्यारण्य नाम रखा गया है। इसीलिए इन दोनों, सीता नदी, यहाँ मूषा हिरण भी पाया जाता है। कहाँ पे? उदंती अभ्यारण्य में। और सीता नदी तथा उदंती दोनों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला आता है बार नवापारा। क्या है? बार नवापारा। तो बार नवापारा की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। कौन से जिले में है? बलौदाबाजार में है। ठीक है। कहाँ है? बलौदाबाजार जिले में है। यहाँ से बलमदेही नदी प्रवाहित होती है। अभी हाल ही में पूछा गया था, एक साइज या एडीआई की एग्जाम आप क्लियर करिएगा। एडीआई की एग्जाम में पूछा गया था कि बलमदेही नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। देख रहे हैं, इस तरह से न्यूज एनालिसिस का हिस्सा बनेंगे तो आपका MCQ बेस्ड एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। एडीआई के एग्जाम में आया था कि बलमदेही नदी निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है बार नवापारा अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। ठीक है। यहाँ पे कौन सा पर्यटन स्थल है? तुरतुरिया आश्रम है। जो किसका आश्रम था? तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है। वाल्मीकि रामायणकालीन जो संत थे उनका आश्रम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्प पाए जाते हैं। रेंगने वाले जीव में धामन, अजगर जैसे, बारहसिंगा, सांभर जैसे भी वन्य जीव पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? देख रहे हैं, आपको ये न्यूज आप हो सकता है आप में से कोई पढ़ा होगा और पढ़ के निकल गया होगा कि न्यूज ही तो है करके, लेकिन जब इस तरह से एनालिसिस का हिस्सा बनेंगे तो आपको अलग से पुस्तक खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो पहले जिनको याद होगा उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है।
बढ़े आगे। अगला, आरंग में गणेश की सदियों पुरानी प्रतिमाओं को संरक्षण की जरूरत। आरंग में गणेश की सदियों पुरानी प्रतिमाओं को संरक्षण की जरूरत है। ठीक है, अब आरंग शब्द देखिए यहाँ पे आ गया और सदियों पुरानी बोला गया है, इसका मतलब ऐतिहासिक है, पुरातात्विक है। अब एक लाइन पढ़िए और आप मुझे बताइए, क्या ये आप बुक्स में नहीं पढ़ते हैं? और बुक में जो पढ़ते हैं वही यहाँ पे लिखा है। और पहली बार यदि आप सुन रहे हैं तो आपके लिए याद करने की चीज है, और यदि पढ़ चुके होंगे तो रिवीजन का मामला है ये। देखिए, देवालयों और मंदिरों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है? एक क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह है, कौन सा स्थान देवालयों और मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो इसका नाम है आरंग। जगह जगह श्री गणेश की पाषाण की प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन सी मंदिर है देखिए, बाबा बागेश्वरनाथ महादेव, बरम बाबा मंदिर, नारायण वर हनुमान मंदिर, ये सब मंदिर के नाम है। हमारे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था कि किसको कहा जाता है देवालय और मंदिरों की नगरी, तो वो है आरंग की। ठीक है, बढ़े आगे। यदि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा तो मैं आप लोग से माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी भारत में या छत्तीसगढ़ में पर्व का माहौल है और अभी गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई है, तो पड़ोस में ही गणेश पंडाल से साउंड सिस्टम की आवाज हो सकता है आ रही होगी, उसको माइंड न कीजिए। जो एनालिसिस कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे तो हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अभी पूरे देश में चर्चा का जो विषय है वो है उपराष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, इसमें जो राजग है, राजग को एनडीए बोला जाता है। ठीक है, उनके उम्मीदवार कौन है? राधाकृष्णन जी। और विपक्ष अर्थात इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो बी सुदर्शन रेड्डी के भी सीधा मुकाबला है। आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन जब दोबारा हमारे सामने आता है तो आपके लिए रिवीजन का अच्छा अवसर होता है। एक बात मुझे बताइए, यदि ये न्यूज यहाँ पे आपको ना बताया जाए तो क्या आपका रिवीजन करने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप यही सोचेंगे जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे। लेकिन इस तरह का जब एनालिसिस के साथ आप जुड़ते हैं तो हालांकि भले एक नजर में हो, लेकिन आपके निगाह के सामने जब सरसरी तौर पर गुजरता है तो आपके जो सब कॉन्शियस माइंड में चित्र बन जाता है, और जब एग्जाम्स में आपको भूलने के टाइम ये सब कॉन्शियस में जो बातें हैं वही याद आती है। इसीलिए सरसरी तौर पर ही एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो इसमें कौन से सदस्य इनको निर्वाचित करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें शामिल कौन है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। आपको एमसीक्यू में फंसा सकता है कि जो मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के वो शामिल नहीं होते। जी नहीं, वो भी शामिल होते हैं, आपको याद रखना है। कुल कितने सदस्य हैं? 788, जिसमें राज्यसभा के 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से। दूसरा, चूंकि राज्यसभा में 6 सीटें शामिल हैं, है ना, और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के लिए मतदान होना है, तो कितने लोग भाग लेंगे? 781। ये आपको अभी जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, उसमें ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है कि वर्तमान में टोटल 788 तो हमको पता है, लेकिन वर्तमान में कितने लोगों का हिस्सा ले सकते हैं उसमें? तो 781 आपको ध्यान रखना है। चुनाव जीतने के लिए कितने की आवश्यकता है? 392 वोट की। और राजग के पास, अर्थात जो सत्ता में सरकार है उसके पास कितने? लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 134 सदस्य हैं। ऐसे में राजग के पास 427 का ठोस आंकड़ा है, अर्थात राधाकृष्णन की जीत तय है। ये 9 सितंबर को फाइनल हो जाएगा, अभी औपचारिकता इसकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये कहाँ है ये? अच्छा, दूसरी बात एक और होती है कि जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर के जितने भी चुनाव भारत में होते हैं सबके रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है जी? यदि पता है तो चलो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं पता तो यहाँ सुनिए। जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं, ठीक है, महासचिव सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, वही इस चुनाव के पदेन रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, पदेन रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो इस बार कौन है अभी महासचिव राज्यसभा के? पीसी मोदी, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं तो दूसरे अनुभवी नेता रहे हैं। ठीक है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सब बन सकता है आपका एक एमसीक्यू में, सब बन सकता है कि कौन पूर्व में नेता रहा है, कौन मंत्री रहा है, कौन जज रहा है। एक एक चीज बारीकी से जब ध्यान रखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ जो भी तथ्य वो याद होते चले जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव को उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अच्छा, एक बात मुझे फिर से बताइए, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होती है जी? वो तभी पात्र होगा जब वो भारत का क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरा क्या हो? वह 35
वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा क्या है, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने का अर्हता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने क्या रखता हो, अर्हता रखता हो। ये सब बातें आपको याद रखना है, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। यदि मेंस की बात किया जाए तो मेंस में 2 नंबर में 2 अंक में ये क्वेश्चन बन सकता है कि निर्वाचन क्या होता है, अनुच्छेद के साथ आपको यही सब लिखना होता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है, अभी हाल ही में हमारे सामने खबर आई है, शीर्ष कोर्ट में 2 नए जज पूरी होगी और 2 नए जज आएंगे और पूरी हो जाएगी 34 की संख्या। तो आपको पता होना चाहिए न्यायाधीशों में शीर्ष कोर्ट हेतु जजों की कितनी पद स्वीकृत है जी, 34 पद स्वीकृत है। तो एक प्रश्न बना कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कितनी संख्या स्वीकृत है, 34, और हाल में 2 जज आने से ये स्वीकृत संख्या क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ क्या करेगी, कार्य करेगी, ठीक है। इसका उल्लेख संविधान में कहाँ है। जब भी इस तरह का आप न्यूज पढ़ें आपको ध्यान में आना चाहिए, न्यूज पढ़ के निकल नहीं जाना है, तुरंत आपको ध्यान में लाना है कि इसका संविधान में उल्लेख है क्या। तो जी हाँ, इसका है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना होगी वो संसद द्वारा निर्धारित समय समय पर निर्धारित होती है और संसद इसके लिए कानून बनाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होगी। तो हाल में जो संसद द्वारा पारित जो कानून है उसके माध्यम से 34 की संख्या निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट में जजों की। तो ये संख्या पूरी होने वाली है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्ति कौन करता है। तो एक सिस्टम बनाया गया है, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम मूल संविधान का हिस्सा है क्या, मूल संविधान का, ये मैं आपको एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही शब्दों के साथ खेलता है जो एग्जाम्स लेने वाले संस्था होती है वो। क्या कॉलेजियम का मूल संविधान में उल्लेख है, जी नहीं। तो कब आया है, तो आपको पता होगा द्वितीय जजेस केस जो 1993 में हुआ था, ठीक है। सेकेंड जजेस केस कहा जाता है, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था, वहां पे कॉलेजियम का पहली बार उल्लेख हुआ था। और जो थर्ड जजेस केस है, तृतीय जजेस केस के मामले 1998 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होते हैं, तो 5 वरिष्ठतम जज ही इसका चुनाव करते हैं, किसका, कि कौन सुप्रीम कोर्ट के लिए जज बनेगा और कौन किस हाई कोर्ट में जज या फिर चीफ जस्टिस बनेगा। तो कॉलेजियम सिस्टम मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट के केस में उनके फैसले के आधार पर लाया गया, वही इसका निर्णय करती है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में, 124 के अनुच्छेद में। अच्छा, ये तो ठीक है। प्रश्न भी बन सकता है कि हाल ही में जो शीर्ष कोर्ट के जो 2 नए जज बने वो है कौन। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। कौन कौन, आलोक आराधे और विपुल मनुभाई पंचोली, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जस्टिस पंचोली और जस्टिस आराधे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चंस है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने ये क्यों बनाया गया है, खुद को परखना इससे कि भारत के महापंजीयक किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि महापंजीयक क्या है, ये किस सेंस से पूछा गया है, क्योंकि महापंजीयक तो अलग अलग विभाग में हो सकते हैं ना। दरअसल महापंजीयक बोला गया है जनगणना के कारण, जो जनगणना भारत में होती है ये महापंजीयक कार्यालय के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ प्रश्न दिया है एक, मैंने बना दिया दूसरा, यही इस न्यूज एनालिसिस की खासियत है, ठीक है, कि महापंजीयक का कार्य क्या होता है। तो भारत में जनगणना का जो जनगणना कराने का कार्य होता है इसी महापंजीयक का काम होता है। अब चूंकि महापंजीयक ऐसा तो कोई ये सिर्फ विभाग है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी ऐसे गृह अर्थात भारत के घरेलू संबंधी मामले में सीधे ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए किसके अंदर काम करता है, गृह मंत्रालय। दूसरा प्रश्न है, किस संस्था ने होम स्टे पर पुनर्विचार नीतिगत मार्ग पर आगे बढ़ना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यदि इस प्रकार की कोई नीतिगत मार्ग सरकार कोई भी नीति लेके आती है, तो यदि आपको नहीं पता है, कॉमन सेंस लगाने की बात होगी, तो आप इस ऑप्शन को देखिए, क्या भारतीय रिजर्व बैंक होम स्टे पर विचार करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो काम यही है, वो तो वस्तुओं को देखती है, कौन अच्छा है, कौन किसकी क्वालिटी खराब है, अच्छी गुणवत्ता के ऊपर देखती है। वित्त मंत्रालय इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देगी, तो आप कॉमन सेंस से उसको नीति आयोग लगा सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है, तो उत्तर है सुंदरबन बाघ। तो आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूं, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा तो सुंदरबन दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि ये सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य कहाँ है जी। तो कई लोग यदि नहीं सुने होंगे तो कम से कम ये तो सुने होंगे, सुंदरबन डेल्टा सुने हैं ना, और एक चीज और सुने होंगे, क्या सुने हैं, बंगाल टाइगर। तो ये बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है,
सुंदरबन में। और बंगाल टाइगर में एक नाम आता है बंगाल, तो नाम से स्पष्ट है कि सुंदरबन बाघ अभयारण्य कहाँ पड़ेगा, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पाएगा, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा, बंगाल टाइगर, इतने सारे मैंने आपको एमसीक्यू के लिए यहाँ पे फैक्ट दे दिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक आता है बेन्नु क्षुद्र ग्रह। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है ये क्यों न्यूज में आया है। तो नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष मिशन द्वारा यहाँ से लाई गई चट्टानों और धूल के कणों से उन अणुओं का पता चलता है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम भी मशहूर है, ये देख लेंगे। और ये पूछा जा सकता है, ये वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा और मेंस में तो इसका हिस्सा नहीं है कि बेन्नु क्षुद्र ग्रह क्या है। तो बेन्नु क्षुद्र ग्रह निर्माणकारी तत्वों का अवशेष है जिनमें जल, कार्बनिक तत्व, धातुएं आदि प्राकृतिक संसाधन निहित है। इसे लघु ग्रह भी कहा जाता है। जीवन के साक्ष्य मिले हैं नहीं मिले हैं, नासा का कौन सा मिशन गया था, एक नजर आप देख लीजिएगा। फिर इधर अभी 24 घंटे के जो न्यूज में इंपॉर्टेंट था, हमने कल की न्यूज में देखा था, एक वेट लिफ्टर अपने देश की मीराबाई चानू, इन्होंने अहमदाबाद में हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ठीक है ना, याद रखना कौन से गेम, पहले गेम याद रखना, फिर भारतीय खिलाड़ी का नाम रखना, याद रखना है, फिर क्या जीता उन्होंने, गोल्ड जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, कब से कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना, कब से कब तक ये आयोजन हुआ है अहमदाबाद में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में NHAI है, गलत लिखा है, नहीं गलत है, ये NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये वनडे एग्जाम का बन सकता है कि प्रोजेक्ट आरोहण किस मंत्रालय या किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया, इतना ही आपको याद रखना है। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे हाई कोर्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो विश्व की मैं टॉप 5 लैंग्वेज की बात करूं तो सबसे पहले कौन सी भाषा आएगी जी, बोलते जाइए, इंग्लिश, फिर चाइनीज भाषा जिसको बोला जाता है मंदारिन लैंग्वेज बोला जाता है चीन की भाषा, फिर तीसरे नंबर पे हिंदी, चौथे पे स्पेनिश। ठीक है, ऐसे करके टॉप 5 भाषाएं आती हैं। इधर आएंगे तो फ्रेंच आ जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, हिंदी का कौन सा स्थान है, अब आप बता लेंगे। ठीक है, अब आप बताएंगे कि उसका स्थान तीसरा है। ठीक है ना, बढ़े आगे। अब यहाँ पे ना लगातार हम जो कवर करते आ रहे हैं, टैरिफ जो भारत के ऊपर दबाव बना रहा है, ट्रंप बार बार जो दबाव बना रहा है, भारत आपको पता है कल 27 अगस्त से जो भारत के ऊपर टैरिफ का जो भार 25% से बढ़कर कितना हो गया, 50%, जिसमें से 25% पेनाल्टी के रूप में है। पेनाल्टी का कारण क्या है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोग को बारीकी चीज बताऊंगा, आगे की न्यूज में सारा चीज है। ठीक है, उससे पहले आप देखिए कि आपको ये लग रहा होगा कि क्या रोज रोज इसी न्यूज को कवर कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है हमको। सबसे पहले आपको आपके देश की विदेश नीति के बारे में पता चलेगा। दूसरा, इस तरह का जब आप चर्चा के हिस्सा बनते हैं तो आपकी समझ विकसित होती है। हर चीज जरूरी नहीं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना। तो अब मैं आपको एक प्रमाण दे दूं कि भाई आपको लगेगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इस साल CGPSC मेंस में देखिए ऐसे में पूछा गया था, अमेरिकी टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर प्रभाव पूछा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CGPSC मेंस का ऐसे का क्वेश्चन पेपर कह रहा है। तो यदि इसमें आ सकते हैं तो क्या ये पेपर, एक चीज और देखिए, इसी साल मेंस के पेपर 7 में पूछा गया था। ठीक है, पेपर 7 में कि भारत बांग्लादेश संबंध में मौजूदा चुनौतियां क्या है, समाधान सोचा। कितने मार्क्स में, 8 नंबर में। तो जब ये भी तो करंट अफेयर था ना, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब से। तो क्या पेपर 7 में फिर से नहीं पूछा जा सकता इंडिया और US के रिलेशन को? बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस तो 8 नंबर पूछा गया, हो ना हो ये 10 नंबर पूछ दे, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है। ठीक है, 10 अंक में पूछ दे, इसीलिए आपको इसका हिस्सा बनना है। आपको यहाँ शब्दावली जुटाते जाना है, कंटेंट के तैयार आना है, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको किसी भी परंपरागत किताबों में नहीं मिलेंगे। आपको इसका चर्चा का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। ठीक है, भारत क्या कह रहा है कि अपने हितों से हम समझौता नहीं करेंगे। आखिर ये हित क्या है, ये हित क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। शब्द को याद रखना ना, अपने हितों से। अपने मतलब किसकी बात कर रहा है, ये अपने 140 करोड़ नागरिकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे समझौता नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा हम आखिर हमारे कौन से सेक्टर पर ज्यादा इसका प्रभाव, निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। भारत 40 देशों में नए बाजार की अवसर तलाशेगा। अमेरिका में हीरो का आयात 90% तक घटा है। ठीक है, तो 40 देशों में प्रचार अभियान शुरू होगा।
ठीक है। अर्थात जो हमारे टेक्सटाइल, हीरा और जो अन्य जो उद्योग, चमड़ा उद्योग, जितना भी इसके वस्तु निर्यात हम अमेरिका में करते हैं, इन्हीं सब के लिए हमको नए बाजार की तलाश करनी होगी, ताकि अमेरिका के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी निर्यात करने का वो घटे। ठीक है। दो विकल्प भी है, तो समाधान पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के टैरिफ से बचने का भारत के पास क्या उपाय है, क्या समाधान है, तो आपको बताना है कि पहला घरेलू खपत बढ़ाना होगा, और दूसरा निर्यात के अन्य देश या अन्य, इस शब्दावली अन्य देश नहीं कहा जाता, अन्य बाजार कहा जाता है इसको। ठीक है। जब वस्तु की बिक्री की बात आती है निर्यात की, तो देश नहीं कहलाता, वो बाजार कहलाता है। जैसे भारत बहुत बड़ा बाजार है, वैसे ही बाजार की तलाश है। तो समाधान दो निकल गए, घरेलू खपत बढ़ाना है, दूसरा निर्यात के अन्य देश तलाशना है। ठीक है। देखिए असर एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, असर का क्या कारण होगा। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ने कहा है कि खरीदारों ने मौजूदा और नए ऑर्डर रोक दिए हैं, ऑर्डर रुक गया है। पहले 9,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, अब वो प्रभावित होगा, और 50% अमेरिका को जाता था, उसमें 3 लाख लोग प्रभावित होंगे। तो देखिए रोजगार प्रभावित होगा। एक बात बताइए मुझे, सिंपल सा सवाल है, आप अमेरिका को कोई वस्तु बेचेंगे, ठीक है, क्या बेचेंगे, वस्तु बेचेंगे, तो अमेरिका आपको किस करेंसी में पेमेंट करेगा जी, रुपए में करेगा या डॉलर में करेगा, बताइए, डॉलर में करेगा। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि भारत में इससे फॉरेक्स रिजर्व अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता था, यही फॉरेक्स रिजर्व में कमी हुई थी, तभी तो 1991 में भारत को उदारीकरण अपनाना पड़ा था। जी हाँ, तो फॉरेक्स रिजर्व को भी फुलफिल करता है, डॉलर आता है इससे, तो डॉलर के आने से भारत की इकोनॉमी भी मजबूत होती है। इसको इकोनॉमी जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ भारत पर इसका असर होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा किस पर, अमेरिका पर। देखिए लिखा है 40 से 50 आधार अंक गिरेगी अमेरिकी अर्थव्यवस्था भारत पर टैरिफ से, महंगाई का दबाव बढ़ेगा, अर्थात वहां पे महंगाई भी बढ़ेगी, और जो ब्याज दर है फेडरल रिजर्व द्वारा जो जारी की जाती है, वो ब्याज दरों में भी वृद्धि होगी। तो ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो लोग लोन लेने में कतराएंगे। ठीक है। अब अगला जो न्यूज इसी से संबंधित जो है, आपको बारीकी चीज दिया गया है। देखिए ये जो शुल्क लागू हुआ है, उससे अमेरिका को जो भारत निर्यात करता है, क्या करता है, भारत निर्यात करता है, ठीक है, उससे भारतीय निर्यात में 37 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। ठीक है, 37 अरब डॉलर की कमी आ सकती है। ये देखिए क्या लिखे है यहाँ पे, देखिए इससे न सिर्फ भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा, बल्कि कई घरेलू उद्योगों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होने वाला है। इससे उद्योगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका खत्म हो जाएगी। जिन क्षेत्रों पर टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा कौन है, परिधान अर्थात टेक्सटाइल कपड़ा क्षेत्र, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा व जूते चप्पल, पशु उत्पाद, रसायन उत्पाद शामिल है। आपको ये याद रखना है, इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। और एक चीज और बता दूं, इसको इकोनॉमी की भाषा में कहा जाता है लेबर इंटेंसिव, हिंदी में इसको कहते हैं श्रम गहन क्षेत्र, अर्थात भारत के जो कारीगर हैं, जो वर्क फोर्स है, कामगार हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, डायरेक्ट हाथों से काम होता है, अर्थात बहुत बड़ा क्षेत्र है जो रोजगार प्रदान करता है। तो लोगों का रोजगार छीनेगा, तो लोगों को यदि रोजगार छीनेगा तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी यदि नहीं मिलेगी तो क्या बाजार से खरीद पाएंगे, नहीं, तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता भी कमजोर होगी कि नहीं होगी, और अमेरिका इसी को कमजोर करने में लगा हुआ है। ठीक है। इसको भरपाई में हमने पढ़ा, खपत बढ़ानी होगी। ठीक है। अन्य उपाय क्या कर सकते हैं, कर्ज जो भुगतान, जिन्होंने कर्ज लिया है उसको 1 साल की राहत मिलनी चाहिए, पीएलआई योजना का विस्तार होना चाहिए। ठीक है। ये सब जब होगा तब जाकर के भारत के जो इन उद्योगों को क्या मिलेगा, राहत मिलेगी, सहारा मिलेगा। ठीक है। सस्ते तेल का देखिए यहाँ पे सब लिखा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट फिर देख लीजिए। भारत की कुल तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी कितनी है, 40% है। ठीक है। तो ये सारा चीज आप यहाँ पे दिया, आप देखेंगे अलग अलग सेक्टर। देखिए हमने थोड़ी देर ऊपर हमने देखा राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट को कैसे प्रभावित होगा, यहाँ देखिए हिमाचल की गद्दी समुदाय के जीवन पर, आजीविका पर खतरा है, पानीपत हरियाणा, रोहतक भी हरियाणा। तो देखिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो वस्तु निर्यात होता था उन सबको प्रभावित करने वाला चीज है कौन, ये टैरिफ। अमेरिका दरअसल चाहता क्या है, आपको बताऊं तो अमेरिका चाहता है, आपको इधर दिखाता हूं मैं, अमेरिका देखिए अमेरिका चाहता है कि सोयाबीन, सेब, मक्का, बादाम, इथेनॉल आदि पर टैरिफ कम करे कौन, भारत, और अमेरिकी डेयरी उत्पादों की पहुंच बढ़ाना चाहता है भारत में, लेकिन भारत इस पर सहमत नहीं है। अब यार थोड़ा मैं चर्चा कर लूं, क्या आपको नहीं लगता कि भारत के जो मैक्सिमम किसान हैं, चाहे वो किसी भी फसल को उगाने वाले, चाहे वो फल फूल उगाने वाले हों, चाहे वो मक्का या अनाज उगाने वाले, सोयाबीन उगाने वाले हों, वो बेचने के लिए ज्यादातर उगाते हैं कि अपने आजीविका का निर्वहन करने के लिए।
तो भारत में इन सब फसलों का उत्पादन होता है आजीविका के निर्वहन के लिए, जबकि अमेरिका में इसका उत्पादन होता है बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो यदि हम व्यापार, उसको जो व्यापारी होगा वो रिस्क लेगा, लेकिन क्या किसान, हमारे यहाँ के किसान रिस्क लेने के उसमें हैं? नहीं है। तो अमेरिका चाहता है कि इस सेक्टर को खोल दिया जाए ताकि हमारी वस्तुएं भारत में सस्ती बिके। यदि अमेरिका को उत्पाद सस्ती बिकने लगेगी भारतीय मार्केट में, भारत के बाजारों में, तो क्या भारत के किसानों को इससे राहत मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। इसी हित को बचाने की तो बात कर रहे हैं। देखिए, अपने हित, किसके हित हैं? दरअसल इन्हीं किसानों के हित की बात कर रहे हैं। भारत का जो डेयरी है सेक्टर है, यदि अमेरिकी डेयरी सेक्टर को खोल दिया जाएगा तो भारत का डेयरी सेक्टर तो ठप पड़ जाएगा। यही कारण से भारत जो है अपने फैसले पर अडिग खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब एक यहाँ पे इस न्यूज का पूरा आपको संदर्भ में बताना चाहता हूँ। ये ब्राजील के राजनीति विज्ञानी का ये एडिटोरियल है। इसमें मुझे जितना समझ में आया वो ब्रिक्स को लेकर के है। आपको याद होगा जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में, और अभी जो ब्रिक्स है वो दुनिया का जो संगठन की बात करें तो जो G7 ग्रुप है उसके बाद सबसे पावरफुल कोई संगठन है वो ब्रिक्स है। G7 के बाद सबसे पावरफुल संगठन कौन है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स में दो देश को छोड़ दिया जाए, चाइना को और रूस को। रूस और चाइना को तो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। कौन? अमेरिका। तो पकड़ा है किसको इन्होंने? ब्राजील को एक तरफ और एक तरफ इंडिया को। एक तरफ ब्राजील को और एक तरफ इंडिया को, इनको परेशान कर रहा है। जबकि जो कारण बता करके अमेरिका परेशान करने की कोशिश कर रहा है उसका कोई सेंस ही नहीं नजर आता है। ठीक है, ब्राजील को भी परेशान करने की कोशिश की, लेकिन ब्राजील में कृषि जो सेक्टर है उसका ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। कृषि सेक्टर हमारे यहाँ क्या है? इनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग कारणों से परेशान कर रहा है, और परेशान कर रहा है ताकि ब्रिक्स जैसे संगठन ना उभर सके, क्योंकि रूस और चाइना तो इस संगठन के सबसे बड़े आधारभूत देश हैं ही। तो इस संगठन को कमजोर करने की कड़ी कौन सी हो सकती है? ब्राजील और इंडिया। इनको परेशान किया जाए ताकि ब्रिक्स भी कमजोर हो जाए, ये उनकी मंशा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ शब्दावली मिलेंगी जो आपके कंटेंट को इनरिच करने का काम करेगी। अगला न्यूज एडिटोरियल यही पे है कि ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरीकों से किसी भी देश को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, लिखा है 1998 में परीक्षण करने पर भी, परमाणु परीक्षण करने पर भी अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे। अब टैरिफ थोप दिया है। भारत न तब डरा था ना अब डरेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ बात लिखा है। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के दोहरे मानदंडों को उजागर किया, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद वे खुशी खुशी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के देश हैं वो भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। 2000 एक बात बताइए मुझे, रूस यूक्रेन युद्ध कब से शुरू हुआ है? 2022 से। और यहाँ पे डेटा देखिए, 2022 में यूरोपीय संघ ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया है। यूरोपीय संघ ने रूस से न केवल ऊर्जा बल्कि फर्टिलाइजर, खनिज उत्पाद, केमिकल, लोहा इस्पात मशीनरी का भी आयात किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर और केमिकल का आयात कर रहा था। और चीन कहता है कि रूस सहित सभी देशों के साथ सामान्य आर्थिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग कर रहा हूं, उसके लिए वैध और कानूनी है। ठीक है, तो जब आप सब ये कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ नहीं। और भारत जब अपने राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा की बात करता है तब ये बात अमेरिका को बेमानी गुजरती है। इसीलिए अमेरिका जो भी तर्क दे रहा है वो बेबुनियाद है, उसका कोई असर नहीं है। इसीलिए भारत, यदि आप अच्छे तर्क दीजिए, यदि ऐसा लगेगा कि वैश्विक व्यापार में भारत कहीं से भी कुछ गलत कर रहा है तो भारत अपना पक्ष रखेगा। लेकिन आप बेबुनियाद तरीके से, बिना कोई इलॉजिकल, इरेशनल टाइप का प्रश्न उठा करके आप परेशान करने की कोशिश करेंगे तो भारत अपने स्थान से हिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए है कि पर्युषण पर्व किस धर्म में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, पर्युषण पर्व जैन धर्म में मनाया जाता है। कितने दिन का होता है जी? 10 दिवस का होता है। आखिर होता है क्या इसमें? तो देखिए लिखा है, जैन आगम में 4 कयास है। कयास मतलब पाप, कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन्हीं सबको क्या करना होता है? संकुचित करना होता है। इस न्यूज में सिर्फ इतना ही है। बाकी यदि आप देखेंगे तो यहाँ ना कुछ चीजें, गांधी जी की जो अहिंसा थी, गांधी जी की जो अहिंसा थी, ब्रिक्स की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, गांधी जी की जो अहिंसा थी, यदि आप फिलोसफी में जाते हैं और इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं, फिलोसफी पेपर 6 में आपका सब्जेक्ट हिस्सा है, अहिंसा है उसमें, और पेपर 3 के इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में तो गांधी जी का अहिंसा है। अब इस लाइन को पढ़िए। अब बात आती है क्रोध आता क्यों है? तो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होना ही क्रोध का कारण है। इसके पीछे लोभ की प्रवृत्ति भी बड़ा कारण है।
यदि क्रोध कर ही लिया है तो क्षमा धर्म ही इससे निवृत्त होने का उपाय है। अब देखिए अहिंसा में आ रहा हूँ, अहिंसा क्या है? क्या कायरों की अहिंसा हिंसा है? नहीं। क्या किसी कमजोर के लिए हिंसा से रुकना अहिंसा? नहीं। देखिए लिखा है, जब मजबूरी में स्वार्थ या शर्त के साथ माफ करना क्षमा धर्म नहीं है, वैसे ही मजबूरी में स्वार्थ या शर्त में अहिंसा करना अहिंसा नहीं है। अपने से निर्बल या हीन पर शक्ति दिखाना और अपने से प्रभावशाली और बलवान से डरकर माफ करना भी समधर्म नहीं है। तो अहिंसा कहता है कि अपने से निर्बल या हीन पर शक्ति दिखाना, ठीक है, और अपने से प्रभावशाली बलवान से डरना, ये अहिंसा नहीं है। यदि आपसे बलवान और शक्तिशाली उसके साथ आप मैं बोलोगे मैं इसको माफ करता हूं, नहीं, ये अहिंसा नहीं है फिर, ठीक है, ये अहिंसा से एकदम फिट बैठ रहा है। बल्कि क्षमा या अहिंसा तो वीरों का आभूषण है, यानी शक्ति संपन्न व्यक्ति ही क्षमा को धारण कर सकता है। कमजोर व्यक्ति अहिंसक हो अपने आप को कहे तो अहिंसक नहीं है, ठीक है, यदि उससे उलझे तो उल्टा हमें ही पीट देगा। तो क्षमा धर्म यह नहीं है। यदि आप अहिंसा को अच्छे से समझे होंगे ना तो आप एकदम रिलेट कर पाएंगे इसको, ठीक है। आगे ये संदर्भ तो कुछ और है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। तो ये अमेरिका और भारत के संदर्भ में बात थी, लेकिन ये पूरा संदर्भ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने अपने व्याख्यान में एक बात कही है, समस्या की जड़ है 7 सामाजिक पाप। अब यहीं पे आ जाता है वही फिलॉसफी पेपर 6 में गांधी जी के 7 पाप क्या हैं, ये पूछे जा सकते हैं। गांधी जी के 7 पाप क्या हैं? 4 अंक और 8 अंक के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी छड़ी से दुनिया को हाँकेंगे, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समस्या की जड़ 7 सामाजिक पाप है। 7 सामाजिक पाप क्या है? सिद्धांतों के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना धर्म। यदि ये आप में नहीं है तो आप पाप कर रहे हैं, सामाजिक पाप कर रहे हैं, ठीक है। याद करेंगे, फिर से करें। सिद्धांतों के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना धर्म, ये सामाजिक पाप है गांधी जी के। तो पूछा जाए तो आप लिख सकेंगे। अब देखिए, क्या आपका अभी फिलॉसफी पढ़ने का मन या फिलॉसफी में गांधी जी पढ़ने का मन करता? क्या नहीं करता। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, सीजी इकोनॉमी, इंडियन और सीजी की ज्योग्राफी से लेकर के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ आप किस तरह से वीडियो एनालिसिस या न्यूज एनालिसिस का हिस्सा बन रहे हैं। आपको धीरे धीरे इस बात की समझ विकसित होगी आप में कि आप में पेशेंस और डिसिप्लिन यदि आप में है तो यदि इस तरह के एनालिसिस का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वनडे एग्जाम के साथ साथ सीजीपीएससी मेंस की तैयारी पे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आप देखेंगे 15 दिन 20 दिन महीने भर में आपका कंटेंट इस तरह से इनरिच हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने तो इस तरह की कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन ये क्षमता मेरे में आई कहाँ से? तो निश्चित तौर पर इस तरह की वीडियो का ही वो प्रभाव होगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया महात्मा गांधी के 7 पाप, ठीक है। आगे आखिरी है आज के न्यूज एनालिसिस का, ठीक है। चैट जीपीटी पर आरोप लगाया है, अमेरिका की घटना है कि आरोप किशोर को आत्महत्या के तरीके बताए हैं। पिता ने कहा यदि चैट जीपीटी ना होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता, ठीक है। तो देखिए, चैट जीपीटी एक विज्ञान है। चैट जीपीटी, इतना किसी चीज का आदत न डाल लीजिए, इसीलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। भारतीय शास्त्रों में कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, ठीक है। किसी भी चीज का अति अच्छा नहीं। आप पूरे चैट जीपीटी के गुलाम ना हो जाए, अपनी भी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, लेकिन इसमें रोक कौन लगाएगा? इस पर रोक लगाम भी तो लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ओपन एआई का जवाब है लंबी चैट में कमजोर हो जाते हैं सेफ्टी फीचर। तो लंबी चैटिंग के लिए ओपन, इसका देखिए निगेटिव फीचर आ गया। तो चैट जीपीटी लंबी चैट के लिए नहीं है, आप लंबी चैट के लिए नहीं है। आपके छोटे मोटे 2-4 सवालों का जवाब के साथ ही ये सहूलियत प्रदान कर सकती है, बाकी लंबी चैटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी ने एडम की हर बात मानी, ठीक है। आत्महत्या के तरीके सीधे बताता तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए चैट जीपीटी के नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, और जहां से शुरू हुई वहीं नुकसान पहुंचा है अमेरिका में, ठीक है। एक शब्द आया है आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, ठीक है। आजकल हम पूरी दुनिया में लगभग मैक्सिमम लोग जो खासकर युवा है, जेनजी वर्ग के लोग हैं, उस आर्टिफिशियल हैप्पीनेस के शिकार हो गए हैं। अर्थात सोशल मीडिया में इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट इत्यादि में जो हंसी खुशी लाइक्स शेयर, इसी पे है ना, किसने कितना लाइक किया, क्या कमेंट किया, इसी पे ये लोग जी रहे हैं। ये सब ना मिले तो उन लोग दुखी हो जाते हैं,
पार्टनर यदि सब मिल गया तो लोग खुश हो जाते हैं। उनको इस दुनिया आर्टिफिशियल अर्थात डिजिटल वर्ल्ड में वो लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि ओरिजिनल जो वर्ल्ड है वहां लोग खुशी ढूंढने का प्रयास ही नहीं करेंगे, उनको समय नहीं उनके पास। ठीक है, तो इसीलिए आप एक चीज देखिए, मुझे आज कहना पड़ रहा है, मैं चूंकि अभी तक की किसी भी वीडियो में मैं नहीं कहा हूं, इसीलिए आप मुझे अभी तक या आज के वीडियो में कभी नहीं पाएंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगेगा, आपके पास क्वालिटी कंटेंट आएगा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं मात्राओं पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं क्वालिटी पे भरोसा करता हूं। मैं कभी भी मात्रा बढ़ाने में कि सब्सक्राइब करें, ये करें, थंबनेल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन वही बताता है कि मेरे पास जो अनुभव संचित ज्ञान है उसको बांटने के लिए, आपको देने के लिए, समाज को लौटाने के लिए मैंने ये पहल शुरू की है। इसीलिए मैं इस तरह के अनुभवों से गुजरने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि ये वर्चुअल है, साफ साफ बोल रहे हैं ना, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस, इससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको वाकई में कुछ मिलेगा तो आप मुझे वापस प्रदान कर ही देंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस का लोग सिखा रहे हैं, ये शब्दावली आप याद रखेंगे और यूज करेंगे। यदि किसी भी प्रकार के इससे रिलेटेड न्यूज आता है, विज्ञान संबंधी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या चैट जीपीटी के नुकसान, यदि आपके पेपर 4 में आता है, मेंस में, अप्लाइड साइंस में या निबंध में किसी प्रकार का प्रश्न आता है, तो इस शब्द को याद रखेंगे। होता क्या है, जो वर्चुअल रिलेशनशिप है या आर्टिफिशियल हैप्पीनेस में चैट जीपीटी शुरू में ऐसा फील देता है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बोलें, फिर देर से रिजेक्शन की वजह से डिप्रेशन आता है, यही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है। देख रहे हैं ना? ठीक है, तो आप कितना यूज करें, कहाँ पर यूज करें, ये आप अपने विवेक के अनुसार ही काम लें, तो आपके लिए और समाज के लिए बेहतर सिद्ध होगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज की न्यूज एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू सो मच।